अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोपैथीज़। न्यूरोपैथीज़ से मुराद है कि जो नर्व है उसको किसी भी तरह की पैथोलॉजी हो जाए या डिजनरेशन हो जाए उसकी, या किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन हो नर्व में, तो उससे जो उसकी कंडक्टिविटी है वो इम्पेयर होती है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूरोपैथीज़। एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, डिजनरेशन और पैथोलॉजी ऑफ cranial नर्व और पेरिफेरल नर्व, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी कंडक्टिविटी इम्पेयर कर जाएगी, कंडक्टिविटी इम्पेयर हो जाएगी, तो हम उसको बोलते हैं न्यूरोपैथीज़। आज के टॉपिक पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे पेरिफेरल नर्व की न्यूरोपैथीज़ की तरफ। ठीक, अब पेरिफेरल नर्व के आगे 3 कंपोनेंट्स होते हैं: मोटर कंपोनेंट, सेंसरी कंपोनेंट और ऑटोनॉमिक कंपोनेंट। अब जो न्यूरोपैथी है पेरिफेरल, वो या तो इन तीनों को अफेक्ट कर सकती है कि टाइम में, या सिर्फ एक कंपोनेंट को अफेक्ट कर सकती है। हम देखते हैं कि अगर मोटर न्यूरॉन के ऊपर अफेक्ट करेगी ये न्यूरोपैथीज, तो उससे क्या रिजल्ट होगा। देखिए, जो मोटर न्यूरॉन है पेरिफेरल नर्व का, वो आता है लोअर मोटर न्यूरॉन आता है। जो अपर मोटर न्यूरॉन है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड में या हमारे ब्रेन स्टेम में। जो पेरिफेरल नर्व के पास मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन्स। और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन में कोई इम्पेयरमेंट हो जाए तो उससे क्या होता है, हमारे जो टून है, मसल की टून, वो डिक्रीज कर जाती है और डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक, जब टोन डिक्रीज करेगी तो हम इसको बोलते हैं हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया और रिफ्लेक्स डिक्रीज कर जाए तो हम इसको बोलते हैं हाइपोरिफ्लेक्सिया। इसके अलावा हमें वीकनेस भी देखने को मिलेगी। वीकनेस ज़्यादातर होगी डिस्टल पार्ट में, प्रोमिनेंट होगी एज कम्पेयर टू प्रोक्सिमल, क्योंकि जो पेरिफेरल नर्व की जो पैथोलॉजी होती है वो डिपेंड करती है एक्सन की लेंथ पे। जितना ज़्यादा एक्सन की लेंथ ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पैथोलॉजी, उतनी ज़्यादा न्यूरोपैथी होगी। हमने 3 बातें देखी। अगर मोटर न्यूरॉन इफेक्ट होगा तो उससे हाइपोटोनिया होगा, हाइपोरिफ्लेक्सिया, और वीकनेस होगी डिस्टल एज मोर कंपेयर टू प्रोक्सिमल। अगर सेंसरी न्यूरॉन इफेक्ट होगा तो उसमें आगे 2 तरह के फिनोमिना है, एक है नेगेटिव फिनोमिना और दूसरा है पॉजिटिव फिनोमिना। नेगेटिव फिनोमेना में हमें जो अगर सेंसरी न्यूरॉन इफेक्ट होगा तो उससे हमें पेशेंट को जो पेन के या कोल्ड के स्टिमुलाई हैं वो पेशेंट को बिल्कुल फील नहीं होंगे। पेन और कोल्ड के किसी भी तरह का कोई भी स्टिमुलाई है वो पेशेंट को बिल्कुल फील नहीं होगा। हम इसको बोलते हैं नेगेटिव फिनोमिना। ठीक, और जो पॉजिटिव फिनोमिना है उसमें पेशेंट को टिंगलिंग या बर्निंग सेंसेशन या नीडल्स लाइक सेंसेशन फील होगी, नीडल लाइक सेंसेशन। क्योंकि देखिए ना, जब कोई न्यूरॉन डैमेज होता है, तो मिसाल के तौर पे अगर किसी नर्व का न्यूरॉन डैमेज हुआ तो वो ब्रेन को कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर भेजेगा, जिसकी वजह से, क्योंकि वो प्रॉपर एक मैसेज नहीं होगा कोल्ड या पेन का या वार्म का स्टिमुलस नहीं होगा, जब वो डैमेज होगा तो वो कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेगा, जिसकी वजह से ब्रेन को ये फील होगा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन ये टिंगलिंग, बर्निंग या नीडल लाइक सेंसेशन का रिस्पॉन्स को फील करेगा, और ब्रेन को यही स्टिमुलस देगा कि कहीं ना टिंगलिंग या बर्निंग या नीडल लाइक सेंसेशन फील हो रही है। ये था नेगेटिव फिनोमिना और ये हो गया पॉजिटिव फिनोमिना। आगे हम देखते हैं कि अगर ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स को इम्पेयर करेंगे तो उससे क्या रिजल्ट निकलेगा। देखिए, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, यह हमारे पास बैलेंस करवाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक, अगर इसमें बैलेंस इम्पेयर होता है तो पेशेंट को या तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाइपर हो सकता है या उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हाई हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या कंप्लेन होगी। पेशेंट को कंप्लेन होगी स्वेटी पाम्स एंड फीट। स्वेटी पाम्स यानी कि उसके हाथों के हथेलियों में या उसके पाँवों के तलवों में बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, एंड फीट्स, या उसको हीट इंटॉलरेंस होगी, वो गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकेगा क्योंकि उसकी जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो ही काम नहीं कर पा रहा सही से। हीट इंटॉलरेंस, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, या जीआई सिम्टम्स इंक्लूडिंग नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। ठीक, तो यहाँ तक हमने डेफिनेशन देखी, हमने इसके 3 कंपोनेंट देखे कि उन कंपोनेंट में अगर डिफेक्ट हो जाए तो क्या क्या रिजल्ट निकलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन देखते हैं न्यूरोपैथीज की। अगर सिर्फ सिंगल नर्व इफेक्ट हो, रेडियल नर्व हो या अल्नर नर्व इफेक्ट हो, तो उसको हम बोलते हैं मोनोन्यूरोपैथी। सिंगल नर्व इफेक्ट हो, फॉर एग्जांपल कार्पल टनल सिंड्रोम, एग्जांपल में कार्पल टनल सिंड्रोम या टार्सल टनल सिंड्रोम। ठीक, अगर सिर्फ सिंगल नर्व इफेक्ट।
नर्व इफेक्ट हो। अगर मल्टीपल नर्व इफेक्ट होती हैं सिमेट्रिकल और डिफ्यूज, सिमेट्रिकल और डिफ्यूज, तो हम उसको बोलते हैं पोलीन्यूरोपैथी। फॉर एग्जांपल इन डायबिटीज मिलाइटस या जीबी सिंड्रोम, गुलिन बार सिंड्रोम, तो इसमें क्या होता है कि पोलीन्यूरोपैथी होती है, सिमेट्रिकल और डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट होती है पूरी बॉडी के नर्व्स की। मोनोन्यूराइटिक मल्टीप्लेक्स वो कंडीशन है जिसमें मल्टीपल इंडिविजुअल पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्व होती हैं, मल्टीपल इंडिविजुअल पेरिफेरल नर्व इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि काफ़ी सारी पेरिफेरल नर्व एक साथ इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक, इसकी एग्जांपल में है वैस्कुलाइटिस या लेप्रोसी। लेप्रोसी एक तरह का बोर्ड इन्फेक्शन होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम लिप्रो की वजह से बॉडी में होता है, और ये आता है मोनोन्यूराइटिक मल्टीप्लेक्स में। ठीक, आगे या तो अब जो नर्व है उसको या तो एक्सन इन्वॉल्व हो सकता है, उसको हम बोलेंगे एक्सनल इंजरी, जो कि देखा जाता है हमारे पास डायबिटीज मिलाइटस में, वेस्कुलाइटिस में या लेप्रोसी में। या हो सकता है कि उसका एक्सन तो सालिम है, उसका एक्सन को तो कोई फर्क नहीं हुआ, जबकि उसकी जो मेलन शीट है वो इफेक्ट हो गई, उसको हम बोलेंगे डीमाइलिनेशन। ठीक, और उसमें आता है मल्टीपल कंप्रेशन न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी, या हो सकता है मल्टीपल फोकल मोटर न्यूरोपैथी, मल्टीफोकल मोटर न्यूरोपैथी। ये थी इसकी छोटी सी क्लासिफिकेशन। आगे हम देखेंगे कि इसके कॉजेज क्या क्या हैं, जो न्यूरोपैथीज हैं इनके कॉजेज क्या क्या हैं। कॉजेज को हम दो तरह में डिवाइड करते हैं, एक है एक्वायर्ड और दूसरे है इनहेरिटेड। एक्वायर्ड में मोस्ट कॉमन काज जो है वो है डायबिटीज मिलाइटस। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को अगर हम देखें तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी न्यूरोपैथी काज कराती है। ड्रग्स में अगर हम देखें तो मेट्रोनिडाजोल न्यूरोपैथी काज कराती है, मेट्रोनिडाजोल। टॉक्सिन्स में लीड। इन्फेक्शन में अगर देखें तो लेप्रोसी इन्फेक्शन या वेस्कुलाइटिस। ठीक, या कंप्रेशन न्यूरोपैथीज वो होती हैं कि अगर वेजाइनल डिलीवरी के दौरान अगर जो बच्चा पैदा हो तो उसके ऊपर किसी साइड पे उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े या उसका किसी तरीके से, तो उसके बाजू की जो नर्व्स हैं वो इफेक्ट होती हैं। अगर वो नर्व्स C5 C6 लेवल पे इफेक्ट हो रही हैं तो हम उसको बोलेंगे एल्प्स पाल्सी, जिसकी वजह से उसका आर्म में वीकनेस देखने को मिलेगी। और अगर वो डिफेक्ट असर करेगा C8 से T1 के लेवल पे तो हम उसको बोलते हैं क्लम्स पाल्सी, जिसकी वजह से उस बेबी का जो है 4 आर्म की वीकनेस शो करेगा। ठीक, ये हो गए एक्वायर्ड कॉजेज। आगे हैं कुछ इनहेरिटेड कॉजेज, जिसमें पहला कॉज है हेरिडिटरी सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी। इसमें क्या होगा, सेंसरी और मोटर इन्वॉल्वमेंट होगी पेरिफेरल नर्व की। फॉर एग्जांपल चारकोट मैरी टूथ डिजीज। ये चारकोट मैरी टूथ डिजीज एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। उस जीन का म्यूटेशन इन PMP22 जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है, और ये मोस्टली होता है एक्स लिंक्ड। इसके आगे 4 टाइप्स हैं। ठीक है, चारकोट मैरी टूथ डिजीज की 4 टाइप्स हैं। जो पहली 3 टाइप्स है वो होती हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, और जो 4 टाइप है वो होती है ऑटोसोमल रिसेसिव। 1 2 3 आर ऑटोसोमल डोमिनेंट, एंड जो 4 टाइप है वो होती है ऑटोसोमल रिसेसिव। और ये ज़्यादातर होती है एक्स लिंक्ड, और म्यूटेशन किसकी वजह से होती है, PMP22 जीन में म्यूटेशन की वजह से। ठीक, इसके बाद दूसरी टाइप है हेरिडिटरी सेंसरी ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, जिसमें हमारे पास सिर्फ सेंसरी और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होती है। और एक और टाइप है जिसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी मोटर न्यूरोपैथी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोटर की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, ये हो गए कुछ कॉजेज। आगे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का कोई केस आ जाता है तो हम उसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे। उसके लिए हमारे पास 4 स्टेप क्लिनिकल अप्रोच है। पहला स्टेप ये है कि हम उससे पूछेंगे कि आपको जो हम उसको एग्जामिन करेंगे और ये देखेंगे कि उसको किस पार्ट में ये पैथोलॉजी हमें देखने को मिल रही है। या तो हो सकता है कि सेंसरी पार्ट में हमें देखने को मिल रही है। सेंसरी जो हम देखें ना 3 कंपोनेंट पढ़े थे। सेंसरी कंपोनेंट था, मोटर कंपोनेंट था, और उसके अलावा ऑटोनोमिक कंपोनेंट था। हम ये देखेंगे कि किस कंपोनेंट में
किस कंपोनेंट में ये पैथोलॉजी देखने को मिल रही है क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक। मोटर, सेंसरी मोटर और ऑटो इम्यून, ठीक। हम अभी वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अगर मोटर की इन्वॉल्वमेंट होती है तो उससे जो मसल की टून और जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स थे वो डिक्रीज हो रहे थे। इसी तरह अगर सेंसरी इन्वॉल्वमेंट होती है तो पेशेंट को सेंसेस फील नहीं होती, इसके अलावा उसको कुछ टिंगलिंग या नीडल लाइक सेंसेशन फील होती है। और अगर ऑटो इम्यून की इन्वॉल्वमेंट होती है तो पेशेंट को कुछ हीट इंटॉलरेंस या उसको ब्लड प्रेशर मैनेज नहीं कर पाएगा, जिसको हम बोलेंगे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। या उसके अलावा हमने देखा था कि पेशेंट को जीआई सिम्टम्स इन्वॉल्व होंगे या सेक्सुअल डिस्फंक्शन देखने को मिलेगी, ठीक। फॉर एग्जांपल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अगर इम्पेयर हो जाता है तो उसमें या तो डायबिटीज मेलाइटस होता है जो कि क्रोनिकली तौर पे हम क्रोनिकल तौर पे होता है। और अगर एक्यूट तौर पे हम देखें तो उसमें हमें जीबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। जीबी सिंड्रोम एक्यूटली प्रोग्रेस करता है, जबकि डायबिटीज मेलाइटस में जो ऑटो इम्यून डिस्फंक्शन होता है वो एक क्रोनिक के तौर पे प्रेजेंट करता है, ठीक। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो न्यूरोपैथी है, आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप है वेयर। हम ये देखेंगे कि वेयर का मतलब यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वो बॉडी के किस रीजन में, या वो सिमेट्रिकल या ग्लोबल, यानी कि वो पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रही है इक्वली, या वो एसिमेट्रिकल है, यानी कि बॉडी के कुछ पार्ट को या कुछ नर्व को इफेक्ट कर रही है, एसिमेट्रिक, ठीक। जो सिमेट्रिकल और ग्लोबल है उसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं डायबिटीज या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ठीक। और जो एसिमेट्रिकल होते हैं या बॉडी के कुछ पार्ट को या कुछ नर्व्स को इफेक्ट कर रही होती हैं, उसके एग्जांपल में आ जाती हैं लाइम डिजीज या वेस्कुलाइटिस या गुइलेन-बार सिंड्रोम, ठीक। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो कब आपको न्यूरोपैथी शुरू हुई थी, ठीक। अगला क्वेश्चन है व्हेन। तो उसमें देखिए कुछ न्यूरोपैथीज होती है जिनका डेफिनेटिव ऑनसेट होता है और एक्यूट प्रोग्रेस होती है। डेफिनेटिव एंड एक्यूट प्रोग्रेस, डेफिनेटिव स्टार्ट, एक्यूट प्रोग्रेस, ठीक। एक टाइप ये हो गई। दूसरी टाइप वो होती है जिनमें कोई डेफिनेटिव स्टार्ट नहीं होता। हो सकता है मरीज बोले कि मुझे 3 या 4 सालों से मुझे इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ा, या उसको बिल्कुल कोई एक्यूरेट टाइम पीरियड पेशेंट नहीं बताता। नो डेफिनेटिव स्टार्ट, या हम क्रोनिक प्रोग्रेस। जो डेफिनेटिव स्टार्ट था या एक्यूट प्रोग्रेस थी, उसमें एग्जांपल आती है गुइलेन-बार सिंड्रोम की। और इसके अलावा जो जिनमें डेफिनेटिव स्टार्ट नहीं था उसमें एग्जांपल हैं जो इनहेरिटेड न्यूरोपैथीज हमने पढ़ी, इनहेरिटेड न्यूरोपैथीज, ठीक। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वेट सेटिंग। इसमें हम ये देखेंगे कि पेशेंट की एज क्या है। देखिए जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनमें जो इनहेरिटेड न्यूरोपैथीज होती हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं, इनहेरिटेड न्यूरोपैथीज। और जो मिडिल एज पेशेंट्स होते हैं उनमें एक्वायर्ड न्यूरोपैथीज ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनमें आयोडोपैथिक न्यूरोपैथीज ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हम पेशेंट की प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकेशंस, या हम उसकी सोशल फैमिली हिस्ट्री देखेंगे, फैमिली हिस्ट्री, ठीक। ये जो व्हेन वाला पॉइंट है इसमें आगे अगर एक्यूट प्रोग्रेशन हम तब देखेंगे अगर उसका ड्यूरेशन है लेस देन 1 मंथ, ठीक। और जो सब एक्यूट है उसका ड्यूरेशन होता है लेस देन 6 मंथ। सब एक्यूट का ड्यूरेशन जो होता है लेस देन 6 मंथ, ठीक। सब एक्यूट के आगे एग्जांपल्स आती हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी,
या मैलिग्नेंसी की वजह से अगर कोई पोलिन्यूरोपैथी होती है लाइक पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। और जो एक्यूट थी उसकी एग्जांपल्स में ऐड कर लें आप गलेन बार सिंड्रोम, का हमने पहले देखा गलेन बार सिंड्रोम, और इसके अलावा वेस्कुलाइटिस, डिप्थेरिया, या और किसी भी इन्फेक्शन की वजह से अगर होता है तो हम उसको ऐड करते हैं एक्यूट पोलिन्यूरोपैथी में। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको डायग्नोस किस तरीके से करेंगे। डायग्नोसिस के लिए हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो है नर्व कंडक्शन स्टडीज़। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ हमें बताएगी कि ये वो जो न्यूरोपैथी है वो माइलिनेटेड है या एक्सनल है या माइलिनेटेड है। इसके अलावा हम करवा सकते हैं पेरिफेरल नर्व बायोप्सी, या मसल बायोप्सी। इनके थ्रू हम जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है उसका डायग्नोसिस करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसको हम मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। ज़्यादातर इसकी जो मैनेजमेंट है वो है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल ट्रीटिंग द अंडरलाइन कॉजेज। अगर डायबिटीज़ पेशेंट है तो उसको डायबिटीज़ को कंट्रोल कराएंगे। अगर विटामिन की डेफिशिएंसी है तो हम उसको विटामिन रिप्लेस करवाएंगे। या अगर वेस्कुलाइटिस का पेशेंट है तो हम उसको इम्यूनोसप्रेशन करवाएंगे। अगर वो पेशेंट है गुलेन बार सिंड्रोम का तो हम उसमें क्या कराएंगे, प्लाज्माफेरेसिस करवा के हम उसकी एंटीबॉडीज जो है पड़ी उसको उसको एक्सक्लूड कराएंगे उसको ब्लड से, प्लाज्माफेरेसिस। ठीक, और उसके जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें अगर पेशेंट को पेनफुल सेंसरी न्यूरोपैथी है तो हम उसको कुछ मेडिकेशन देंगे जिसमें फर्स्ट लाइन में आती हैं गैबापेंटाइन या प्रीगाबालिन, ठीक, या लीडोडर्म 5%, ठीक। और सेकंड लाइन में इसके आती हैं कार्बामाज़ेपाइन या फेंटोइन। तो यहाँ तक होता है आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।